वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 के लिए, जो कि अब पोस्टपोन हो चुका है, हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे। आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको अच्छा खासा टाइम मिल गया है प्रिपरेशन का। उसके साथ साथ अगर आप आर का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है। हम लोगों ने ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं और मैं साइंस के क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा रही हूँ। उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो 105 क्वेश्चन हल कर चुके हैं हम लोग। आज अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, सभी प्लास्टिक बहुलक या पॉलीमर में इकाइयों की एक ही प्रकार की संरचना होती है। सेकंड स्टेटमेंट है, पॉलीथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है। कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्थात जो पॉलीथीन है ये एक प्लास्टिक का उदाहरण है, ये आपको पता भी होगा। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सभी प्लास्टिक बहुलक या जो पॉलीमर होते हैं इनमें इकाइयों की एक ही प्रकार की संरचना होती है। तो देखिए, प्लास्टिक भी कृत्रिम रेशों की तरह एक बहुलक होते हैं। सभी प्लास्टिक में जो व्यवस्था है इकाइयों की वो एक प्रकार की नहीं होती। कुछ में लीनियर होती है अर्थात रैखिक होती है, कुछ में ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, बैकेलाइट गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल स्विच, विभिन्न बर्तनों के हैंडल आदि बनाने के लिए किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, मेलामाइन आग का प्रतिरोध करता है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में बेहतर गर्मी सहन कर सकता है। बताइए कौन से ऑप्शंस आपको करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ भी आपको केवल दूसरा ही स्टेटमेंट सही दिया गया है कि मेलामाइन जो होता है ये रजिस्ट करता है फायर को और ये प्लास्टिक की तुलना में बेहतर गर्मी भी सहन कर सकता है। और पहला स्टेटमेंट है, बैकेलाइट गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक है, यहीं पे गलत दिया गया कि एक खराब संवाहक होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विच में, बर्तनों के हैंडल में। आप देखते हैं कि बर्तन के हैंडल में ये बैकेलाइट लगा होता है, जिसकी वजह से बर्तन आप देखते हैं आसानी से पकड़ पाते हैं और वो गर्म नहीं हो पाते। इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड सही है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से पर्यावरण के लिए हानिकारक है प्लास्टिक के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, कचरे में प्लास्टिक सामग्री उन पदार्थों को खाने वाले जानवरों की श्वसन प्रणाली को चोक कर देती है। पॉलीबैग लापरवाही से यहाँ फेंके गए और नालियों को बंद करने के लिए जिम्मेदार है। थर्ड स्टेटमेंट है, प्लास्टिक आसानी से विघटित हो जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, प्लास्टिक को जलाने से हानिकारक गैसें पैदा होती हैं। इसमें आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। थर्ड क्यों गलत है ये भी समझ लीजिए। प्लास्टिक आसानी से विघटित नहीं होता है जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, अर्थात जिस भी ऑप्शन में 1, 2 और 4 दिया गया वही राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन ज्ञात कीजिए। इसमें पहले हम लोग सारे स्टेटमेंट देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, धातुएं कठोर, चमकदार, आघातवर्धिनी, तन्य सुस्वन और ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। मुझे पता है हिंदी में समझ में नहीं आया होगा, एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। मेटल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अर्थात जो धातुएं सुस्वन नहीं हैं और गर्मी और बिजली की खराब संवाहक हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, सम नॉन मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। तो कुछ अधातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम नरम होते हैं। फोर्थ है, मर्करी इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बताया जा रहा है पारा एकमात्र गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका राइट आंसर बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, अर्थात मेटल्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस और गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के।
सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, जो नॉन मेटल्स हैं ये नॉट सोनरस होंगे, पुअर कंडक्टर्स होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी में। तो सोडियम और पोटेशियम नॉन मेटल्स नहीं हैं, ये मेटल्स होते हैं और नरम होते हैं, ये चाकू से काटे भी जा सकते हैं। और जो पारा होता है ये भी मेटल है, नॉन मेटल नहीं है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत दिए गए थे, बाकी सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है सोडियम धातु बहुत प्रतिक्रियाशील है, इसलिए मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जा सकता है। सेकंड है आमतौर पर गैर धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सोडियम मेटल आप देखते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। और आमतौर पर गैर धातुएं जो होती हैं इनके ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal in a displacement reaction. Second statement है the metals generally do not react with acids, but non-metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. Which of the above correctly explains the reaction of metals and non-metals? तो पहले जो स्टेटमेंट दिए गए इनके अनुसार बताना है कौन सी धातुओं और गैर धातुओं की प्रतिक्रिया को सही से बता रहा है स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। अर्थात जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये रिप्लेस कर सकते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को, लेकिन लेस रिएक्टिव जो है वो नहीं रिप्लेस कर सकता मोर रिएक्टिव मेटल को, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है उसको आप समझिए। सेकेंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है द मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, but non-metal react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. ये रॉन्ग दिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए था द नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, इसलिए ऑप्शन ए राइट है। ये मैंने इंग्लिश में इसलिए पढ़ा क्योंकि हिंदी में आप लोग समझ नहीं पाते। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार हिंदी में पढ़िए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। अगले प्रश्न में फिर से कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना कौन से कथन सही हैं या नहीं। पहला स्टेटमेंट है किसी ईंधन के 1 किलो के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को इसका कैलोरी मान कहा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है ईंधन का कैलोरी मान एक इकाई में किलो जूल प्रति किलोग्राम कहा जाता है। और थर्ड है लकड़ी का कैलोरी मान कोयले से अधिक होता है। कौन सा स्टेटमेंट आपको राइट दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा सही दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है कि लकड़ी का कैलोरी मान कोयले से अधिक है, जबकि कोयले का मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है, और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन के उपयोग से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इनमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव हैं? एडवर्स इफेक्ट पूछे गए हैं। पहला ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक ऊष्मन, सेकंड है वायु प्रदूषण में वृद्धि, थर्ड है अम्लीय वर्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों ही आप देखेंगे ये हो सकते हैं इफेक्ट्स जो कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन के उपयोग से ये प्रभाव पड़ेंगे पर्यावरण पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है इग्निशन या प्रज्वलन तापमान उच्चतम तापमान है जिस पर एक दहनशील पदार्थ आग पकड़ता है। सेकंड स्टेटमेंट है ज्वलनशील पदार्थों में बहुत अधिक प्रज्वलन तापमान होता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इग्निशन जो टेम्परेचर होता है सबसे कम तापमान होता है, उच्चतम नहीं होता है, जिस पर एक दहनशील पदार्थ आग पकड़ लेता है। और जो ज्वलनशील पदार्थों में प्रज्वलन तापमान है ये बहुत कम होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है डिस्कवरी ऑफ द सेल वॉज डन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, अर्थात कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट है कोशिका संरचना और इसके कार्यों का अध्ययन उच्च गति वाले सूक्ष्मदर्शी के तहत ही किया जा सकता है।
थर्ड स्टेटमेंट है जीव का सबसे छोटा जीवित भाग एक कोशिका है। कौन से ऑप्शंस आपको करेक्ट दिए गए हैं तो याद कर लीजिए। पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। और जो ये सेल स्ट्रक्चर है अर्थात कुछ कोशिकाएं काफ़ी बड़ी भी होती हैं जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के भी देख सकते हैं। मुर्गी का अंडा देख लीजिए, शुतुरमुर्ग का तो अंडा आपको पता ही है कोशिका होती है, क्या इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत है? तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, सॉरी। अगले क्वेश्चन में सही मिलान करना है। देखेंगे न्यूक्लियस दिया गया है और कोशिका द्रव्य है, कोशिका भित्ति है और गुणसूत्र है। इनके लिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है जेली जैसा पदार्थ जो सेल मेम्ब्रेन और नाभिक के बीच मौजूद होता है, ये इसमें देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए था। इंग्लिश में देख लीजिए न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल और क्रोमोसोम दिया गया है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेकेंड जो ऑप्शन दिया गया है वो स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल ऑर्गेनेल के बारे में पूछा जा रहा है और उनकी स्पेसिफिसिटी दी गई है, अर्थात उनकी जो विशिष्टता है वो दी गई है। आउटर एडिशनल थिक लेयर इन सेल्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, और जो ऑप्शन डी है कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। तो इसका राइट आंसर आप देखते चलिए। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस को मैच करेंगे, तो न्यूक्लियस के लिए आंसर राइट हो जाएगा। न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल और ये सेंटर में लोकेटेड होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर सेल वॉल देखिए, सेल वॉल के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ये आउटर एडिशनल थिक लेयर होती है जो कि प्लांट में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, इसे बोलते हैं सेल वॉल। और क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये तभी दिखते हैं जब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवाइड करती है या कोशिका में विभाजन होता है। तो 4 का टी हो जाएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है पशु कोशिकाओं की तुलना में पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बहुत बड़ी होती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है पशु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। थर्ड स्टेटमेंट है प्लास्टिड्स नामक रंगीन अंग पौधों की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। बताना है इनमें से कौन से कथन गलत दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वैक्यूल्स जो होते हैं रिक्तिका होती हैं, ये एनिमल सेल की कंपेयर में प्लांट सेल में बड़े होते हैं, सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में नहीं होती, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कलर्ड बॉडीज़ होती हैं जिन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं और ये सिर्फ प्लांट में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही दिया गया है, जिनकी वजह से आप देखेंगे अलग अलग कलर होते हैं। आपने गाजर देखिए, पत्तियों का रंग अलग होता है, आलू का रंग तो देखिए इसमें वर्णक होता ही नहीं है, तो अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये प्लास्टिड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और यही पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है नाभिक में धागे जैसी जो संरचना होती है उसे क्रोमोसोम कहते हैं और ये जीन के वाहक होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है जीन माता पिता से वंश तक वंशानुगत विशेषता के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। थर्ड स्टेटमेंट है नाभिक कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। बताइए कौन से ऑप्शंस आपको करेक्ट दिए गए हैं। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। जो न्यूक्लियस होता है इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। आपने न्यूक्लियस की संरचना देखी होगी तो उसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होते हैं, ये क्रोमोसोम होते हैं। इनमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो पेरेंट के कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप कुछ अपने फादर और अपने मदर के जैसे दिखते हैं, वो किस वजह से दिखते हैं? यही जीन्स जो ट्रांसफ़र होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। और जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है? ये कंट्रोल सेंटर है किसका? सेल का। जैसे आपके पास ब्रेन है आपको कंट्रोल करता है, ऐसे कोशिका को भी कंट्रोल करने के लिए उसका न्यूक्लियस है। तीनों स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है सभी जीवों में निषेचन अर्थात जो फर्टिलाइजेशन है इसकी प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर होती है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है उसे जाइगोट या फिर युग्मनज कहा जाता है। स्टेटमेंट है भ्रूण का विकास गर्भाशय अर्थात यूट्रस में होता है।
इस क्वेश्चन में देखिए थर्ड स्टेटमेंट जो है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, अर्थात जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो यूट्रस में होती है, सही दिया गया है, ऑप्शन डी राइट होगा। पहला स्टेटमेंट देखिए, बताया जा रहा है सभी ऑर्गेनिजम्स में, सभी जीवों में जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है, जबकि ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसलिए क्योंकि देखिए निषेचन फर्टिलाइजेशन ज़रूरी नहीं है मादा शरीर के अंदर ही हो, ये बाहर भी हो सकता है, जैसे कि मछली, स्टारफिश, इन सब में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा है, भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंग की पहचान की जाएगी, तो वो युग्मनज नहीं होता, वो भ्रूण होता है। एम्ब्रियो की वह स्टेज जब देखेंगे बॉडी के सभी पार्ट आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो भ्रूण होता है, ना कि युग्मनज होता है, जाइगोट नहीं होता। जाइगोट में आप शरीर के अंग की पहचान नहीं कर पाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, फिर वो एम्ब्रियो बनेगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यौन प्रजनन के माध्यम से हाइड्रा प्रजनन करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, अमीबा एक प्रक्रिया के माध्यम से प्रजनन करता है जिसे बडिंग या फिर मुकुलन कहा जाता है। और कौन से कथन गलत दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। कैसे? देखिए, प्रजनन जो होता है अर्थात इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूछा जा रहा है हाइड्रा में, तो हाइड्रा में बडिंग होती है या फिर मुकुलन होता है। यहाँ पर लैंगिक प्रजनन नहीं होता, इसमें अलैंगिक अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए पहला गलत हो गया। यहाँ पे बडिंग या फिर मुकुलन होती है जिसके जरिए से आप देखिए, जैसे ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है तो इसमें बडिंग सी निकल आती है, ये है हाइड्रा, और इसमें बडिंग सी निकलती है, सेम इसी के जैसा हो जाता है अगला हाइड्रा, और ये फिर इससे अलग होकर के नया हाइड्रा बना लेता है, इसी को बडिंग या फिर मुकुलन कहते हैं। और ये किस प्रकार का है? ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। सेकंड है अमीबा। अमीबा में क्या होता है? उसमें प्रजनन विखंडन के द्वारा होता है, मतलब सेल डिवाइड होती है, एक सेल दूसरी सेल में मतलब डिवाइड हो जाएगी। कैसे होगी ये समझिए। इसमें अमीबा को ऐसे बढ़ाइए, देखिए ये ऐसे बढ़ता जाएगा और ये फिर बीच से डिवाइड होकर के दो छोटी छोटी सेल्स बन जाएंगी, ठीक अमीबा के जैसी। तो इसमें विखंडन होता है, द्विधारी विखंडन होता है, आप देखेंगे, इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दिए गए हैं। तो ये 120 क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। और मैं फिर से बोल रही हूँ, आपका टाइम ज़रूर बढ़ गया है एग्ज़ाम को, लेकिन अब आपको अच्छा मौका मिला है और बेहतर ढंग से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी से ही आप क्लासेस रेगुलर करते रहेंगे तो आपको एक साथ बर्डन नहीं होगा एग्ज़ाम देने के टाइम पे। क्लासेस अच्छे से कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, फॉलो करते रहिए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।